Hello everyone, myself Nitin Sharma. Today we'll discuss about the vibration of cantilever and its time period. पहले हम समझेंगे कि कैंटिलीवर बीम होता क्या। मान लो ये स्लैब है, एक स्लैब है जिसका वन एंड फिक्स्ड कर दिए, इस स्लैब का वन एंड फिक्स कर दिए और दूसरा एंड ऐसे छोड़ दिए, मतलब फ्री छोड़ दिए। तो क्या हो गया, यह एक कैंटिलीवर की तरह काम करेगा। इस दोनों डायग्राम को मत देखो, यह देखो, इसको क्या सकते, यह एक फ्री एंड है और यह क्या है, फिक्स्ड एंड है। तो यह एक कैंटिलीवर हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया। अब वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर समझते हैं क्या होता है। जब इस पर डब्लू वेट अप्लाई करते हैं, मान लो वन एंड पे, फ्री एंड पे इस पर डब्लू वेट अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करेंगे या कोई मास देंगे, सब कुछ सेम ही है। तो डब्लू वेट अप्लाई करते वन एंड पे, यह डिफॉर्म करेगी। कैसे? ऐसे, यह डिफॉर्म इतना कर गई, मान लो इतना डिफॉर्म कर गई, डब्लू वेट दिए थे और इतना डिफॉर्म कर गई। अभी भी वेट है इस पर, और जब वेट रिमूव करेंगे तो यह क्या, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी। अगर मोशन करने लगे तो इस क्या कर देंगे, इस कैंटिलीवर बीम का वाइब्रेशन हो रहा है। तो हम क्या समझे, वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर क्या होती है। अब आगे हम देखेंगे कि इस डब्लू वेट तो अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फिक्स्ड पोजीशन पे क्या हो रही है। जब भी हम फ्री एंड पे डब्लू वेट अप्लाई करते हैं तो इस फिक्स्ड पोजीशन पे तीन रिएक्शन होती है। ये एक्शन यहाँ पे हुई तो रिएक्शन यहाँ पे होगी, मतलब फ्री एंड से जो वेट यहाँ पे दिए हुए हैं, फोर्स अप्लाई किए हैं, तो यहाँ का जो फोर्स ट्रांसफर होके इस एंड पे चल जाएगी, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो एक हॉरिजेंटल भी रिएक्शन हो सकती है, वर्टिकल रिएक्शन होगी, और या बेंडिंग मोमेंट, या रिएक्शन का डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ, या बेंडिंग बेंड हो जाएगी। तो मोमेंट हो सकता है, फोर्स ऑफ क्या पढ़े हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़े हैं, तो यहीं पे मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकता है। फिक्स्ड है इसलिए मूव नहीं, रोटेट नहीं करेगी, पर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन होगा, रिएक्शन देगा, इस वाल से रिएक्शन होगा कि यह मूव ना हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू वेट अप्लाई किए, यह बेंड हो गया, बेंड होने के बाद हटा दिया, अगर ये वेट हटा दिए तो ये वाइब्रेट कर रही है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं। वन ऑसिलेशन मीन्स यह बेंड होके यहाँ पर आए, जब वेट हटाए, यह यहाँ से एक बार यहाँ पे गया, यह जो बीम है एक बार यहाँ पे गया, और यहाँ से जब रिटर्न होके फिर सेम पोजीशन पे आएगा, तो उतना दूरी में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। तो हम पहले टाइम पीरियड का डेरिवेशन समझाएंगे। मान लो कि यहाँ पे डब्लू वेट अप्लाई किए हुए हैं, कितना वेट, डब्लू, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गई, डेल्टा, मान लेते हैं डेल्टा डिफ्लेक्ट हो गई। हम हमेशा वन एंड पे अप्लाई करेंगे, डेल्टा डिफ्लेक्ट हो गई। तो कितना वेट देने पे कितना डिफ्लेक्ट होगी उसका एक फॉर्मूला पहले से हम लोग को पता है, मतलब पहले से हम लोग को पता है, पर आपको अनदर सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो डेल्टा डिफ्लेक्ट हुई है डब्लू वेट से, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू डब्लू, ये वेट जो अप्लाई किए हुए हैं, लेंथ, ये एल लेंथ का बीम है, तो लेंथ का क्यूब बाय 3y/ig। तो यह फॉर्मूला हम लोग को आगे सेमेस्टर में पढ़ना है। सिर्फ इतना हमको जानना है कि डब्लू वेट अप्लाई करने पे कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, W/L³/3y/ig। तो हम पहले ये सब के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। W क्या हो गया, वेट जो अप्लाई किए हुए हैं, Y क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल, इसमें जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो आगे पढ़ना है, या हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, और ये IG है, IG क्या होती है, IG है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IG को और भी डिफाइन कर सकते हैं, IG इक्वल टू AK² मीन्स एरिया इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर। के को क्या लिख देंगे, के इक्वल टू
रेडियस ऑफ जायरेशन। यह सब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। तो अगर यह कि आप नहीं समझ रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या होती है। अगर यह बीम एम, मान लेते यह बीम एम मास का है, यह बीम एल लेंथ का है और एम मास का है। तो इसका एल लेंथ का है, अब मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मोमेंट आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एम, इसका एम एल स्क्वायर बाय 12, मास इसका लेंथ का स्क्वायर बाय 12, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, यह आपने पढ़ी होगी। सेम अगर ये एम मास का एक बॉब यूज करते हैं, या वायर है या कुछ थ्रेड है मासलेस, हम एम मास का अगर बॉब यूज करते हैं सेम एम मास का, तो इस टाइम में इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगी, पर अगर ये वायर है इससे बॉब यूज है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, एम मास का और के स्क्वायर, ये के लेंथ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के स्क्वायर, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगी, तो एम एल स्क्वायर बाय 12। तो एम क्रॉस करते हैं तो के स्क्वायर, यही जो लेंथ है इसी को क्या कहते हैं, एल स्क्वायर बाय 12, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिफाइन करके लिखते हैं। तो डेल्टा जो डिफ्लेक्ट हुई वेट के कारण, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3y, आई जी के जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया मीन्स एल लेंथ है और ब्रेथ मीन्स इसका विड्थ बी है, तो क्या लिख सकते हैं, एल क्यू, एल के का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 12, एल क्यूब इंटू बी ब्रेथ इसका बाय 12, इस 12 को ऊपर लिख सकते हैं, इसकल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3y एल क्यूब इंटू बी इंटू 12। हम ये फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना यूज करेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3y आई जी, सिर्फ हमें इतना यूज करना है इस फॉर्मूला को। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यह फॉर्मूला डिफ्लेक्शन इतना हुई, अगर डब्ल्यू वेट अप्लाई किया, फिर से यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं एफ फोर्स अप्लाई किए, सेम फोर्स वेट सेम, सब कुछ सेम होता है, फोर्स वेट मास सेम नहीं होता है, सबका वैल्यू सब इक्वल टू में बराबर होता है। अगर फोर्स यहाँ पे एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर से डब्ल्यू वेट है ही, फिर से एफ फोर्स अप्लाई होते, इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगी एफ फोर्स के कारण, और मान लेते वाई डिफ्लेक्ट हो गई, तो टोटल कितना डिफ्लेक्ट हो गई, डब्ल्यू प्लस एफ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्ट हो गए, डेल्टा प्लस वाई, या डेल्टा प्लस वाई डिफ्लेक्ट हुई। तो हम आगे देखते हैं, या हम इसको यहाँ पे साइड रखते हैं, हम देखेंगे कितना डब्ल्यू प्लस एफ जो वेट अप्लाई हुआ था कितना डिफ्लेक्ट हो गया, डेल्टा प्लस वाई, और तो यह डेल्टा प्लस वाई डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, डब्ल्यू प्लस एफ फोर्स जो वेट अप्लाई हुए थे उसका बीम का लेंथ का क्यूब बाय 3y आई जी, यह फॉर्मूला हो गया। अब हम f के टर्म में निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एस यू इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो सकती है, डेल्टा प्लस वाई माइनस डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस एफ एल का क्यूब बाय 3y आई जी माइनस उस उधर क्या था, डब्ल्यू एल क्यूब बाय, ये जो देख सकते हैं सेम डब्ल्यू, ये डेल्टा इक्वेशन 1 थी, तो डेल्टा वाई एल क्यूब बाय 3y आई जी, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगी, एल क्यूब बाय 3y आई जी कॉमन आ गया, तो डब्ल्यू माइनस एफ माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू कट गए, तो एल क्यूब बाय 3y आई जी माइनस एफ, नो सॉरी प्लस है तो प्लस रहेगा, तो ये यहाँ पे फिर इस साइड देख लेते हैं, डेल्टा प्लस वाई माइनस डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा क्रॉस हो गई, तो वाई जो एफ फोर्स के कारण वाई जो डिफ्लेक्शन हुए उसका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया,
अब आगे हम देखेंगे यह जो फोर्स अप्लाई किए हुए थे इस बीम पे जो फोर्स अप्लाई किए हुए थे तो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, वाई डिफ्लेक्ट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय एफ फोर्स कितना हो गया, वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो फोर्स अप्लाई किए हुए थे इस फोर्स को हम अगर रिमूव करते हैं तो यह फिर से अपना पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा बीम। अगर ये फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा। तो ये किसके कारण आएगा, यह रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आएगा। क्या आएगा, रीस्टोरिंग। ये जो बीम था ये रीस्टोरिंग फोर्स खुद लगाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होती है, आप समझते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमने क्या पढ़ा था, मास प्लस एम इंटू ए एरिया। ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। मास क्या, इस बीम का जो मास था एम स्मॉल एम, और ये जो वेट था। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह जो एफ है, एफ इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। तो यह इक्वेशन थर्ड इक्वेशन था, यह फोर्थ इक्वेशन है। तो हम इन दोनों को एफ के टर्म में अगर इक्वेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू एफ एल क्यूब बाय 3y ये थर्ड इक्वेशन था। और फोर्थ इक्वेशन क्या आया था, एफ इक्वल टू एम प्लस एम ए। यह रीस्टोरिंग फोर्स है और यह क्या, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो अगर y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m प्लस एम मास स्मॉल एम प्लस एम एल क्यूब, ये ए एफ को यहाँ पुट कर रहा है बाय 3y लिख सकते हैं। हमें ए इक्वल टू क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़े थे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर वाई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या यहाँ पे अगर वाई डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम वाई डिस्प्लेसमेंट में तो क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग का पढ़ते थे, एक्सलेशन क्या था, अगर एक्सलेट हो रहे ए इक्वल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट होता था तो क्या लिखते थे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली हम वाई डिस्प्लेस हो रही है, इस पर वाई डिस्प्लेस हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू एम प्लस एम एल क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यह रीस्टोरिंग फोर्स थी, तो निगेटिव डायरेक्शन में होती है रीस्टोरिंग फोर्स, निगेटिव डायरेक्शन में। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर निगेटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पे भी हम निगेटिव देंगे, निगेटिव यहाँ पे देंगे तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बचेगी, 3y, और पॉजिटिव में हो जाएगी। इसको फिर हम एक्सप्रेस करके लिखते हैं y, ये डिस्प्लेसमेंट y है और ये यंग्स मॉडुलस y है। तो हम इसको स्मॉल कर देते हैं, पहले भी हमको स्मॉल करना था पर सॉरी भूल हो गए, y इंटू 3y बाय ये इस साइड आएगा m प्लस एम एल क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। ये y जो डिस्प्लेस हो रही थी, हम वही तो निकाले थे, y क्रॉस y कर सकते, काट देंगे तो 3y बाय m प्लस एम एल क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू, अगर फ्रीक्वेंसी है तो म्यू 2 पाई बाई टी 1 बाई टी होता है ओमेगा। तो सेम पुट कर देंगे, हमेशा पुट करके चेक करिए, यही टाइम पीरियड निकल जाएगा अभी। m प्लस एम एल क्यूब रूट अंडर, ये ओमेगा को इसको इधर कर दिया तो ओमेगा बचा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 1 बाई टी। और आगे देखते हैं, सेम यहाँ पे रखते हैं, अब देखिए रूट अंडर 3y बाय m प्लस एम स्मॉल एम कैपिटल एम है 2 पाई 1 बाई टी। टी को इन्वर्स करेंगे
तो क्या होगा, इधर भी इन्वर्स होगा, तो m प्लस एम एल क्यूब बाई 3y आई जी रूट अंडर इक्वल टू 2 पाई 1/2 पाई और t हो गया, तो 2 पाई को इधर कर देते हैं, 2 पाई डायरेक्ट t को इधर लिखते हैं, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m प्लस कैपिटल M एल क्यूब बाय 3y आई जी। समझे? यही जो है ये टाइम पीरियड है ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ कैंटिलीवर बीम। मीन्स अगर ये जो मास है, ये मास ऑफ बीम है, मास ऑफ बीम है, ये बहुत ही स्मॉल हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस मास को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो लेंदी प्रोसेस है, हमें सिर्फ यह मास लेके चलना होगा, यह मास को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो फॉर्मूला अब लिखते हैं 2 पाई रूट अंडर एम एल क्यूब बाय 3y आई जी, यही फॉर्मूला है। तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर बीम और उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो थैंक यू।